बहुत बहुत स्वागत once again in my channel. I'm Sandeep Sharma in front of you and my channel is Giza Education and today guys आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, इन सब के बारे में बातें करेंगे और सीखेंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रियल और एपरेंट डेप्थ के बारे में रह गए हैं जो कि नीट के लिए ज़रूरी हैं, इनफैक्ट बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है पर नीट के लिए ज़रूरी हैं, तो वो सीखने ज़रूरी हैं। तो वो मैं आज बता देता हूँ। पहले तो क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट शुरू करने से पहले मैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, कंसिडर ऑन द बोर्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आप अच्छे से जान रहे थे। देखिए ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस होता है कि आप अगर रेयर मीडियम में, आप एयर में हैं, वाटर में कोई चीज़ है, कोई मछली है या बर्ड है, कोई आप हैं या बर्ड है एयर में, और वो मछली को किस हाइट पे देख रही है, किस डेप्थ पे देख रही है, वो बॉटम जिस भी एक्चुअल डेप्थ पे है या उससे ऊपर ही दिखाई देगी आपको, ये तो पता है आपको। अभी मैं समझा भी देता हूँ ऐसा क्यों। और इसी प्रकार से अगर बर्ड को मछली देखती है या कोई आप ही समझ लीजिए आप वाटर में हैं और आप ऊपर खुले में कोई चीज़ एयर में देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो आपको उसकी जो दूरी दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, वो एक्चुअल से ज़्यादा दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ऐसा सिंपल चीज़ है। मैं एक ये जो आप पहले से पढ़ चुके हैं इसको मैं जल्दी से रिकैप कराता हूँ। ये तो आप जानते थे, बॉटम में कोई चीज़ होती थी, मान लेते हैं यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ था, बॉटम में कोई चीज़ होती थी तो आप एक सीधी फेंकिए, एक थोड़ी सी एंगल आप फेंकते हैं तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, तो आप पाते थे कि यहाँ पे इमेज बनती थी, है ना। इसको आपने एपरेंट डेप्थ कह दिया था और इसको आपने रियल डेप्थ कह दिया था। तो ये मैं पहले से ही आपको डिराइव करा चुका हूँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में, तो उसको मैं नहीं, आप उसमें देखिएगा रियल एंड एपरेंट में डिस्कस कर चुका हूँ। ये एपरेंट डेप्थ है और ये रियल डेप्थ है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया था वो आया था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यानी वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, ये आया था। और इसी से हम लोगों ने शिफ्ट भी निकाल ली थी कि इसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कह रहे थे कि वो कितना शिफ्टेड दिखाई देता है। तो शिफ्टेड में हम लोग के पास क्या फॉर्मूला आ गया था, नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास कितना आ गया था, वो आ गया था टी, जो कि ये मोटाई है या रियल डेप्थ मान लो, अपॉन 1 - 1 अपॉन वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आया था फॉर्मूला मेरे पास। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो तब की बात है जब ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, नोट इट डाउन केयरफुली, ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम एंड द आई, जो आज जो भी देखने वाला है उसकी आई जो है वो कहाँ पे है, वो रेयर में है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों रे डाइवर्जिंग है। तो जब डेंसर में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में है, तो जो इमेज उसकी बन रही है रेयर मीडियम में, ध्यान रखिएगा, जो इमेज डेंसर मीडियम में जो उसकी बनती दिखाई देगी वो याद रखना ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और जो देखने वाला है वो रेयर में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में, और जो देखने वाला है व्यूअर जो है वो रेयर में है। तो जब रेयर से तुम डेंसर में देखते हो तुमको रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ से कम डेप्थ दिखाई देती है, याद रखना, रियल डेप्थ से कम डेप्थ तुम्हें दिखाई देती है। ठीक है, ये शिफ्ट समझ गए। ठीक है, अब हम लोग डेंसर मीडियम में मान लेते हैं कि आपकी एक डेंसर मीडियम ले लेते हैं, ये डेंसर मीडियम में मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई फिश है और वो किसी बर्ड को देख रही है, या आप ही हैं और ऊपर खड़ी कोई चीज़ को या ऊपर उड़ती हुई कोई चीज़ को देख रहे हैं, तो रियलिटी में एक्चुअली वो अपनी जिस हाइट पे होती है उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई देगी आपको। ऐसा क्यों होगा, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। और यहाँ के लिए जैसे प्रकार से अगर रेयर से डेंसर में देखते हो, चीज़ जो है जितनी नीचे होती है उसकी बजाय वो थोड़ी पास दिखाई देती है, यहाँ पे जितनी पास होती है उसकी बजाय थोड़ी दूर दिखाई देगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी आई है मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये आपकी आई है, या मान लेते हैं कि फिश है, फिश देख रही है क्या, देख किसको रही है, बर्ड को देख रही है। तो बर्ड से एक सीधी रेखा फेंकते हैं भाई, क्या दिखाई दे रहा होगा, और एक थोड़ा सा ऑब्लिक भेजते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट से निकली हुई दोनों रे जो आ रही हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वहीं पे हमारा उसकी इमेज दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे चला आया है, ये पूरा एंगल जो होगा ये आई होगा, है ना, और ये एंगल आर होगा। तो ये दोनों तो डाइवर्जिंग रे हैं, दिख रही हैं, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो पाएंगे कि कहीं, और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ आपको इमेज दिखाई देगी इस जगह पे। तो ये आपको एक्चुअल में इमेज दिखाई दे रही है, यही आपकी एपरेंट हाइट है जो अपीयर हो रही है। एपरेंट मीन्स विच अपीयर्स, और ये आपकी रियल हाइट है। ठीक है,
सिंपल बात, इतनी बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा पार्ट समझ लेते हैं। अब देखो ऐसा है, कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल R है, ये एंगल R है और ये पूरा एंगल I है। ये पूरा कितना एंगल है भाई? ये है पूरा I। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको नॉर्मल ठीक से बना दूं यहाँ पे, इस प्रकार से अगर मैं नॉर्मल बना दूं यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि ये पूरा एंगल I है और ये एंगल, इतना एंगल जो होगा, इतना ये एंगल R होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है ना। आप देख सकते हैं इतना एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा। ये पूरा एंगल आपका I है, ये पूरा आपका I है। तो अब आप देखिए, आप थोड़ा सा फिगर और अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटार के एक अच्छे से फिगर बना लेता हूँ जल्दी से, है ना, थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाई दे। फिगर उतना अच्छा नहीं बना था, आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये यहाँ पे बर्ड है, एक सीधी रेखा हमने फेंकी, ठीक है, एक थोड़ी ऑब्लिक, हम थोड़ा चौड़ा बना के दिखा दे रहे हैं, हालांकि वो चौड़ाई काफ़ी कम होती है ना। अरे बर्ड की आँख कितनी बड़ी होगी यार, छोटी सी होगी, ठीक है। ये फिश मान लो, या तुम मान लो तुम खुद ही हो, आप पानी के अंदर हैं या फिश है, तो ये फिश तक जो पहुँच के आ रही है रे, वो कैसी है, वो देखिए, इस चीज़ को समझिए। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्यों बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि ये दोनों रे डाइवर्जिंग है और इसको भी जो रे आ रही है, दोनों रे डाइवर्जिंग है, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो पाया कि ये दोनों यहाँ मीट कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं भाई? ऐसे आप ऐसे करके यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ मीट कर रही हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो बर्ड यहाँ पे वो दिखाई यहाँ पे दे रही है, यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये पूरा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो ये भी रिफ्रैक्शन होगा एंगल। अब देखो थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है ना। कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे ये A नाम है, ये B नाम है, ठीक है। अब जो ट्रायंगल कह रहा हूँ वो देखो तुम, देखो ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। I A है तो I A B होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये लाइन आपस में पैरेलल है ना, नॉर्मल है दोनों। इसी प्रकार से ये एंगल, इतने एंगल को देखो, ये एंगल आपका R है, ठीक है, तो आप ये वाला भी आपका R होगा। तो आप देख सकते हैं भाई, जब ये एंगल और ये एंगल की बात हो रही थी तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा था। जब ये एंगल और ये एंगल की बात हो रही है तो ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है ना। तो ये R तो वो भी R होगा। अब देखो इन ट्रायंगल IAB, ये ट्रायंगल में देखो मैं साइन R लिखने जा रहा हूँ। तो साइन R की वैल्यू कितनी होगी भाई? इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन R की वैल्यू होगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको आप BI लिख सकते हैं। अब मैंने बताया है, देखिए एक्चुअली हम तो बड़ा चौड़ा सा बना के दिखा रहे हैं। अगर कोई फिश या कोई भी अंदर देख रहा होगा तो उससे दूर से जब कोई रे आती है तो आप देख सकते हैं ना, वो लगभग वो एंगल बहुत छोटा बनता है जिससे आ रही होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ और ये लेंथ लगभग सेम हो जाती है। इसीलिए जब एंगल छोटा है तो साइन थीटा में, साइन थीटा अगर थीटा छोटा है तो ये दोनों लेंथ लगभग बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये वाली लेंथ BI की जगह हम लोग AI लिख देते हैं। तो AB BI की जगह AI लिख दिया भाई, ठीक है। AB को एज इट इज रहने दो, AI की जगह ये ही तुम्हारी एपरेंट हाइट है यार, जो दिख रही है तुमको। बर्ड तुमको यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन है बर्ड यहाँ पे, ये इसकी रियल हाइट है। तो AB अपॉन AI की जगह हम लोग लिख देते हैं एपरेंट हाइट, ठीक है। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल OAB, ये वाला ट्रायंगल देख लो OAB, ये साइन I लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। लिख लो भाई, साइन I की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज BO। लिख सकते हैं ना, ये सेपरेट चीज़ है, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साइन A इज इक्वल टू AB अपॉन BO। अब फिर से वही बात है, वही रीज़न की वजह से BO की वैल्यू AO के बराबर लगभग होगी, तो हम लिख देंगे AB ओवर AO। और AO आप जानते हैं क्या है? जानते हैं ना, मिटा देता हूँ, वो है आपकी रियल हाइट। रियल हाइट लिख लो भाई। अब आप जानते हैं कि साइन I ओवर साइन R की वैल्यू कितनी होती है, जो इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। एयर से आ रही है, वाटर में जा रही है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कहो, या बस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू जानते हो, जो कि ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर उसका एब्सोल्यूट होता है।
तो जो भी इसका दिया हो आपका मीडियम के रिस्पेक्ट में वो आप रख दीजिए। इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई क्या है, साइन आई ए बी अपॉन रियल हाइट है, लिख लो भाई ए बी ओवर रियल हाइट, ठीक है, अपॉन साइन आर की वैल्यू जो है ए बी ओवर एपरेंट हाइट है, लिख लो भाई ए बी ओवर एपरेंट हाइट। समझ में आया? तो ये हो जाएगा ए बी ओवर रियल हाइट जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करके ऐसे एपरेंट हाइट ओवर ए बी कर लो, ए बी कट गया, ये आ गया एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एपरेंट हाइट ओवर रियल हाइट, ठीक है। तो ये कब से है, जब आइस ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेयर में हो, ऑब्जेक्ट रेयर में हो, ऐसे याद रख लो, और डेंसर में तुम्हारी आई हो, डेंसर से देख रहे हो, रेयर में चीज़ को देख रहे हो, बर्ड वर्ड देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, पानी से देख रहे हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और अगर रेयर से डेंसर में देख रहे हो तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ करके लगा के ये म्यू लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, जब तुम रेयर से डेंसर में देख रहे हो, है ना। ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ पे है, डेंसर में है। किसी भी तरीके से जो आपके पास आपके तरीके हो याद रखने के वो याद रख लीजिए। बहरहाल ये है कि डेंसर से जब रेयर में देखते हो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेयर में होता है, उसकी इमेज देखते हो तो वो और दूर दिखाई देती है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, अभी डिराइव किया है। और अगर रेयर से आप डेंसर में देखते हैं यानी ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो वो आपको पास दिखाई देगा, है ना। तो वो जो फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। देखे तो अपोजिट है ना, ये एपरेंट ऊपर रियल है या रियल अपॉन एपरेंट है, इतना फ़र्क है। लेकिन शिफ्ट की बात करेंगे कि शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट जो इतना देख रहे हो वहाँ पे भी शिफ्ट इतना ही होगा, ये है शिफ्ट। वैसे भी आप 2 मिनट में कर सकते हैं यार, एपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट करोगे यही शिफ्ट आ जाएगा। यहाँ भी देखो वही किए थे, लेकिन यहाँ रियल है हाइट माइनस एपरेंट किए थे तो ये शिफ्ट आया था, यहाँ पे ये शिफ्ट था और यहाँ पे ये शिफ्ट है, ठीक है। ये लेंथ तो वैसे भी निकाल सकते हो, बहरहाल दोनों ही केस में लेंथ ऐसी ही आएगी, आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से इसको बंद करके आगे वाले पॉइंट पे चल रहे हैं, जो कि है हमारा जो आज का टॉपिक था जिसको अभी डिस्कस करना था, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट व्हाट दीज टू थिंग्स आर, आई मीन वी हैव टू रियली फाइंड आउट कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो, उसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आपको मैं एक काम करता हूँ, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई डेंसर मीडियम है और ये मेरा कोई रेयर मीडियम है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि डेंसर में कोई एंगल बनाते हुए लाइट आ रही थी, मान लेते हैं एंगल आई है, तो ये बात आप जानते हैं कि रेयर में जब जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, तो नॉर्मल से अवे बेंड करती हुई चली गई होगी। ये देख के समझ में आता है कि तुम अगर ये एंगल थोड़ा और बढ़ाओगे तो वो और बड़ा डेविएशन क्रिएट करेगी और डेविएट हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए ऐसे किसी एंगल पे भी पहुंच जाओगे ना तुम, ऐसे किसी एंगल पे पहुंच जाओगे जिसके लिए बाहर निकलने वाली रेज जो है वो एकदम सरफेस से ग्रेस करती हुई जाएगी। इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर एंगल पे आप पहुँच गए जिसके लिए आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एकदम 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस के एकदम पैरेलल होते हुए निकली, तो उस केस में जो ये एंगल बनता है इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ यहाँ पे तो मैं लिखूँगा भाई फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर वाला। तो साइन आई तुम्हारा साइन सी लिख लो, साइन आर क्या है भाई, वो तो साइन 90 हो गया क्योंकि ये एंगल तो 90 हो गया ना। इज इक्वल टू कहाँ जा रहे हो, एयर पे जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, मान लेते हैं वाटर से जा रहे हैं। एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो साइन 90 अपॉन साइन सी लिख लो इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिख लो। साइन 90 1 होता है तो ये 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन को आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो गया ना, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही पहले से। तो इसकी बजाय आपने ये लिख लिया। और साइन 90 तो 1 होता है तो 1 अपॉन साइन सी बराबर आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू द
जो भी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर को लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशन आ गया विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज़ अ रिलेशन। क्रिटिकल एंगल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यार जैसे ही तुम क्रिटिकल एंगल पे पहुँचते हो, इसके ऊपर अगर तुमने थोड़ा भी एंगल बढ़ाने की कोशिश की तो लाइट मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो चुका है। अब इसके अलावा वो उस मीडियम में जाएगी नहीं, इस थोड़े से एंगल बढ़ाने से वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान ले थोड़ा सा भी आपने एकदम माइन्यूट एंगल आपने बढ़ाने की कोशिश की, एकदम मान लेते हैं बहुत हल्का सा आपने एंगल बढ़ाने की कोशिश किया, तो आपने पाया कि ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इंस्पाइट की मीडियम रिफ्रैक्टिव था, कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं है ये। रिफ्लेक्टिव मीडियम में तो किसी भी एंगल में फेंको वो रिफ्लेक्ट ही करती है, लेकिन कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम भी होता है तो भी याद रखिए अगर डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट तो ऐसा एक एंगल होता है जिस एंगल से बड़ा अगर एंगल बन जाए, जब वो इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी डेंसर मीडियम के, डेंसर और रेयर के इंटरफेस पे स्ट्राइक करे और एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो वो जा ही नहीं पाती उस सर, वो इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होगी तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो एंगल ये बना रही होगी वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ना तब फिर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो shall I define first of all critical angle? So critical angle is actually an angle in the denser medium for which the angle in the rarer medium is 90 degree. ऐसा एंगल डेंसर मीडियम में, याद रखना डेंसर से रेयर में ही ये फिनोमेना होता है। नोट डाउन कीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, पेन डाउन कीजिए। whenever light goes from denser to rarer, this phenomena does have a chance to take place, does have a chance. It is not going to happen always, but it will never happen when the light goes from rarer to denser, never happen whatsoever. ठीक है, so critical angle is clear. What about total internal reflection? Whenever the light in a denser medium strikes at the interface या strike at the surface of the denser medium at the angle more than the critical angle, then it gets reflects back into the same medium. Okay, and this phenomena is known as total internal reflection. Am I clear? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब ज़्यादा बकवास इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बकवास करने का मतलब ही नहीं है। सवालों के ज़रिए ही हम लोग कर कर समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, पहला सवालों से बात ज़्यादा क्लियर होगी। सवाल को करते हैं, ध्यान से देखिए मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ और सीखिए उसे। सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए इसे, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल आप पहले अच्छे से पढ़ के पॉज करके पढ़ लीजिए, और मैं तो कहूँगा कि पहले आप खुद ट्राई कीजिए उसको अपने आप से, जैसे भी आप ट्राई करेंगे, गलत सही जो भी आप ट्राई कीजिए, और फिर उसके बाद आप अप्रोच करिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो देख लिया आपने तो वीडियो को देखने के बाद तुरंत पॉज करके पहले कोशिश कीजिए, देखिए कि आप वैसे ही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देयर इज़ नो वे ऑफ डूइंग अ प्रॉब्लम बाय जस्ट ओनली वॉचिंग इट। आई मीन यू हैव टू डू इट as many number of times you are going to do it, as much finer you are going to become. Okay, so better it would be to just look out the problem, try to solve, try to find the approach by yourself. If does not happen, take the help, but ultimately you have to make sure that you are become capable of doing the problem by your own. जब तक आप खुद से करने के लायक नहीं होंगे काम नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम को क्या कह रहा है, एक ग्लास स्लैब है, बना लेते हैं ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब से वो क्या कर रहा है, एक लाइट रे डाल रहा है, ये मैक्सिमम एंगल पे डाल रहा है थीटा। ठीक है, इससे बड़ा एंगल नहीं है, मतलब यही एंगल ही उसने बता दिया कि मैक्सिमम एंगल थीटा डाल रहा है। वो कह रहा है ये ग्लास स्लैब अंदर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है अगर डेंसर मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं इसका म्यू है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मीडियम का है तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट डेंसर की तरफ थोड़ा सा जो है डेविएट करेगी, तो हम लोग डेंसर की तरफ डेविएट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं हम मीडियम को और चौड़ा कर देते हैं ताकि अपनी बात हम कह सकें। मान लेते हैं ऐसा है, और लाइट उस हिसाब से डेंसर की तरफ बढ़ते हुए मान लेते हैं यहाँ कहीं पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पड़ रही है, इसने ये कहा है कि कितना मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, मिनिमम कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए कि अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो ठीक है, हम लोग बात शुरू करते हैं। सवाल पढ़ लिया आपने, तो अंदर जो हो रहा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो जितना एंगल बनाते हुए आ रही है
मान लेते हैं ए एंगल बनाते हुए आ रही तो ए एंगल बनाते हुए चली जाएगी, ठीक है, यही होता है, ठीक। केवल एक सरफेस की इसने ये कहा है कि वर्टिकल सरफेस पे, ध्यान रखिएगा, इसने क्वेश्चन कहा है कि वर्टिकल सरफेस पे, तो वर्टिकल सरफेस, ये लाइट अंदर आ रही है तो लाइट एक बार इससे टकराएगी, हो सकता है इससे भी टकराए, तो ये वर्टिकल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। उसने कहा वर्टिकल सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो लाइट अंदर आ रही है, मीडियम म्यू है, साइन थीटा मैक्सिमम एंगल बनाते हुए आ रही है। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होना चाहिए कि वर्टिकल सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए? तो लाइट अंदर गई होगी तो ये वर्टिकल सरफेस है, एक ये है, लेकिन यहाँ पे तो भी पड़ेगी नहीं, पहले डायरेक्टली इसे पड़ेगी, तो यहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। यही वो मीनिंग है जो सवाल से निकल के आ रही है। तो एंगल ये ए है तो ये भी ए होगा। अब ये कोई बताने की बात नहीं है कि अगर इसको आगे हम बढ़ा दें तो ये 90 डिग्री है। इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बताना सही होगा कि ए प्लस आर की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री होगी, ठीक। अब देखो जो जो तुम्हें पता है पहले वो करो यार। तुम ये जानते हो कि साइन थीटा, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो साइन थीटा अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा, है ना, जो भी है, या दैट विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही चीज़ है, ठीक। अब एक काम करिए, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए साइन थीटा अपॉन साइन आर की जगह आप साइन 90 माइनस ए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू म्यू, ठीक। ये बात समझ में आ गई, इसको याद रखना। साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू म्यू लिख लीजिए। अब ये फॉर्मूला जानते हैं, ये पुराना फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो जानते हो ना। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट, और कॉस थीटा को लिख सकते हो अंडर रूट, कॉस साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में कॉस थीटा। अब थीटा की जगह ए है, बी है, सी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कॉस ए को इसी फॉर्मूले से मैं लिख ले रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना हम लोग। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन म्यू को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कर सकते हैं। वापस इस चीज़ को यहाँ ले आओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर करोगे उधर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। या इसको आप उधर ले जाइए और साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाइए, तो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर, एलसीएम ले लो भाई, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और इस पे पूरा रूट ले लोगे तो ये पूरा रूट ले लोगे तो ये तो म्यू स्क्वायर है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। इसको चाहो तो रूट केवल इतना ही रखो और इसको लिख लो केवल म्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब तुम क्रिटिकल एंगल के लिए वो फॉर्मूला समझते हो, जानते हो। क्रिटिकल एंगल अगर यहाँ पर जो भी है, मान लेते हैं वो क्रिटिकल एंगल है सी, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल ही होगा तभी तो टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा होता है यार, लेकिन उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल के बराबर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि तभी तो टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बड़ा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, आप जानते हैं 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो साइन सी को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रेसिप्रोकल ले लिया आपने, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये तुम जान रहे हो कि हमारा एंगल ए जो है यहाँ पे, वही आप क्रिटिकल एंगल की स्थिति जानते हैं, क्रिटिकल एंगल का ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आपका ये जो एंगल है, जो भी ये ए है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो ये आप श्योर हैं कि आपका एंगल ए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों तरफ अगर दोनों का साइन ले सकते हो, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ए सी से बड़ा होगा तो उसका साइन, क्योंकि साइन भी बड़ा होता है लेकिन कॉस उल्टे हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर ए सी से बड़ा है तो इसका साइन सी से बड़ा होगा, लेकिन कॉस इसका, ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं समझा दूंगा।
तो साइन भी लोगे तो साइन ए साइन सी से बड़ा होगा, ठीक है। साइन सी की जगह आप ये लिख लीजिए, यानी साइन ए जो होगा वो बड़ा होगा 1/μ से, ठीक। यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको। लेकिन यार साइन ए तो तुमने ये निकाल लिया है, तो इस इक्वेशन में साइन ए की वैल्यू पुटअप कर दो। तो ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ऊपर कर दे रहा हूँ, इस इक्वेशन में हम साइन ए की वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा μ² माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू इज़ ग्रेटर देन 1/μ। कॉमन है, चाहे तो आप इसके हटा सकते हैं, हालांकि ये राइट तरीका नहीं होता है ऐसे हटाने का, एक तरफ ला के कॉमन लेके ही इक्वेट किया जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो ये हो गया √μ² माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो इसका रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम यानी ऐसा लिख सकते हैं μ² माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो μ² इज ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो म्यू इज ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ गया म्यू की वैल्यू, यानी म्यू इससे बड़ा है इस केस के लिए, जब यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सारी कंडीशन डेवलप की, तो हमने पाया म्यू को इससे बड़ा होना ज़रूरी है ताकि ये पॉसिबल हो सके। तो यानी म्यू की जो मिनिमम वैल्यू पूछा है वो यही होगी, क्योंकि बाकी जब तक म्यू इससे बड़ा होगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू यही होगी, तब भी होगा, लेकिन इससे कम हुई तो नहीं होगा। तो म्यू इस कंडीशन में आ रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो यही आप मान लीजिए कि मिनिमम वैल्यू √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगी। समझ में आई बात? सवाल मज़ा आया करने में? अच्छा लगा? ठीक है, सवाल समझ में आ गया है तो मैं जल्दी से रब करके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला सवाल आप देखिए आपकी स्क्रीन पे। एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप उसको देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पहले, तब तक मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए, और आप पहले ट्राई भी कर सकते हैं आप उसको चाहें तो। ये बहुत अच्छा तरीका होगा क्योंकि आप ट्राई करते हैं उसको, ठीक है। ये ट्राई कर लीजिए। क्या कह रहा है सवाल, देखिए फिर से वही बात है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लाइट मीडियम में पड़ रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 दिया हुआ है। नॉर्मल खींच लो भाई यहाँ पे, ये एंगल आई है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा सा इसकी बजाय रिफ्रैक्शन होगा, और ये सीधी जाने की बजाय थोड़ा बेंड होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि हम वहाँ पर थोड़ा सा और मुझे वो हो जाए फ्रीडम लेने में। तो थोड़ा सा सीधी जाने के बजाय बेंड हुई, तो बेंड होगी, मान लेते हैं ये इस तरीके से बेंड हुई होगी, ये की बजाय ये हुई होगी, ठीक है। थोड़ा सा पेन वर्क नहीं कर रहा है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। इस प्रकार से हमारे पास उसने स्लैब दे रखी है, एक लाइट आ रही है, मान लेते हैं ऐसे करके हम लाइट बना लेते हैं, लाइट आ रही है, ठीक है। ये एंगल उसने दे रखा है आई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट अगर ऐसे आ रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, कम वो कर देता हूँ, ताकि उसने ये कहा है, पहले फिगर देखिए, फिगर में क्या बनाया है, तो लाइट थोड़ा सा वो होगी, बेंड होगी। फिर कह रहा है वर्टिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है सरफेस पे, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उसने दे रखी है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहाँ पे IC इसने दे रखी है। कह रहा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको तुम आर मान लो यार, है ना। आई की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई की वैल्यू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.25 दिया हुआ है। अब देखो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी होगी ताकि टोटल रिफ्लेक्शन हो। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देख लिया। अब देखिए एक काम कीजिए, फिर से वही बात करते हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये R प्लस IC मिलके भी 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये बताना है R प्लस IC प्लस ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। तो 180 से 90 माइनस कर लो भाई। एक अगर एंगल 90 है तो बाकी दो मिलके एंगल 90 ही तो बना पाएंगे ना। टोटल सम तो 180 ही होता है। ये एक रिलेशन समझ में आया आपको। अब देखो क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि जो तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना है ना, यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो जो आपके पास फॉर्मूला है पहले आप उसको अप्लाई कीजिए। आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल की स्थिति क्या होती है। आप जानते हैं 1/sin c बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है, या 1/sin c को हम लोग लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है 1.25 दिया हुआ है, तो 1.25 लिखो, या चाहो तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 25 5 25 4 5/4 आ जाएगा, है ना। तो यानी sin c की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5, ठीक है। sin c उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो sin c 4/5 आ गया, ठीक है। आपको i चाहिए, याद रखो आपको i चाहिए। फिर आप जानते हैं स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r की वैल्यू जो है वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और वो फिर से 1.25 है। तो 1.25 तो आपको पहले से पता है, 1.25 को आप लिखेंगे तो 5/4, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर C और R के बीच का रिलेशन है, तो आप एक काम करिए, आप R की जगह चाहे तो R या C आपस में रिलेटेड है, तो आप एक काम करिए, आप R को लिख सकते हैं 90 माइनस IC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर R की जगह 90 माइनस IC लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin I अपॉन sin R की जगह आप sin 90 माइनस क्रिटिकल एंगल ऐसे करके लिख लीजिए, ये 5/4 है, ठीक है। और sin 90 माइनस इसको आप cos I लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए sin I अपॉन ये हो गया cos IC इज इक्वल टू 5/4। अब ये बात समझ में आई आपको, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ये C क्या है, ये IC आप लिख लीजिए, IC है इनफैक्ट, ठीक है। क्रिटिकल एंगल को उसने IC से डिनोट किया है, ठीक। तो sin I अपॉन cos IC की वैल्यू 5/4 है, तो इससे क्या हुआ आपको बेनिफिट कि आपको sin I चाहिए ना, तो sin I इज इक्वल टू 5/4 इंटू cos IC। अब ये है कि sin IC आपको पता है, तो cos IC तो आप 2 मिनट में निकाल लेंगे ना। sin IC 4/5 है, तो आप जानते हैं sin IC को आप लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला ही पिछले में बताया था ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin IC को आप 1 माइनस cos स्क्वायर IC लिख सकते हैं, ठीक है। या cos स्क्वायर IC को आप √1 माइनस साइन स्क्वायर IC लिख सकते हैं, है ना। अब साइन स्क्वायर IC की वैल्यू तो आपको साइन IC की वैल्यू 4/5 पता ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर IC करोगे तो ये 16/25 हो जाएगा। LCM लोगे तो 25 माइनस 16 अपॉन 25, 25 माइनस 16 9 होता है। ये सब पता है, सब इजी चीज़ें, जल्दी से कर लो इसको। तो ये हो जाएगा √9 अपॉन 25, जिसको आप 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो cos IC की वैल्यू जो हो गई कितनी आ गई भाई, 3/5 आ गई। अब ये 3/5 वहाँ पे रख दो, वहाँ पे sin I इज इक्वल टू 5/4 cos IC, तो 5/4 cos IC की वैल्यू आपकी 3/5 आ गई। 3/5 कर लोगे तो इसको काट दोगे, तो ये हो जाएगा sin I इज इक्वल टू 3/4, या sin I इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा आपका। तो I एंगल अब आप कैलकुलेटर से किसी से निकाल लीजिए, हो जाएगा sin इनवर्स 0.75। आप देखिएगा 48 समथिंग डिग्री एंगल आएगा। ये सवाल समझ में आया आपको, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये सवाल समझ में आ गया तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप सवाल को पढ़िए अच्छे से, क्या कह रहा है आप देखिए, अपने आप से बढ़िया से देखिए उसको कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। हैव यू सीन इट केयरफुली व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग।
डिड यू? पढ़ लिया सवाल? सवाल पढ़ा आपने? अब देखिए क्या है, एक पॉन्ड है, इसने ये कहा है पॉन्ड के सरफेस पे हम एक डिस्क रख दे रहे हैं। वो डिस्क ऐसे रख रहे हैं हम लोग, ये सोच कर रख रहे हैं कि पॉन्ड के नीचे, एक्चुअली पॉन्ड के 4 मीटर नीचे, 4 मीटर की निचाई पे एक लाइट सोर्स है। तो हम कितनी बड़ी डिस्क लें, क्या एरिया होना चाहिए उस डिस्क का कि लाइट जो है इस सोर्स से जो आ रही है वो पूरी कवर कर ले। तो आप जानते हैं भाई, लाइट इससे ऐसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी तो ऐसे जा रही होगी, ऐसे निकल रही होगी तो ऐसे जा रही होगी, ऐसे निकल रही होगी तो ऐसे जा रही होगी, है ना। इसी प्रकार से उधर भी हो रहा होगा। लेकिन तुम्हें ये पता है कि एक ये डेंसर है, रेयर है, तो एक ऐसा भी तो एंगल पड़ रहा होगा जिस पर, जो कि क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा अगर एंगल बनेगा तो लाइट फिर उस मीडियम में जाएगी नहीं, इनफैक्ट उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। यही कहानी यहाँ भी होगी। मान लेते हैं यहाँ क्रिटिकल एंगल ये बन रहा है, तो लाइट इसके बाद जो है, अगर इसके बाद अगर आप एंगल बढ़ाते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये ऐसा होगा यहाँ पे, इसको सी मान लो या ऐसी जो भी मानना चाहे, सी मान लो, क्रिटिकल एंगल है। तो अगर, तो अधिकतम इतनी दूरी से लाइट निकल रही होगी, इसके बाद तो लाइट निकल ही नहीं रही होगी। तो अगर इतनी ही सरफेस पे तुम अपनी डिस्क रख देते हो, अगर तुम्हारी डिस्क इतनी सरफेस को कवर कर लेती है तो फिर लाइट तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तो वही वो पूछ रहा है कि एरिया कितना होना चाहिए डिस्क का। तो अब इस फिगर को और फिर से बना देते हैं, और ये कहानी है इसके अंदर कि अगर हमारे पास सोर्स 4 मीटर नीचे यहाँ पे है, मान लेते हैं ये क्रिटिकल एंगल बन रहा है उसका, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए। तो ये क्रिटिकल एंगल अगर उसका बन रहा है तो इसके बाद लाइट तो ग्रेस करेगी ना सरफेस से, और क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाओगे तो अंदर ही रह जाएगी फिर वो। तो मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल ये है, तो इतनी बड़ी ही डिस्क आपको बनानी है कि इसको पूरा कवर कर ले, ठीक है। ये लेंथ इसने 4 मीटर दे रखी है, अभी हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, इसको हाइट h मान लेते हैं। तो ये एरिया पता करने के लिए यार, ये रेडियस तुमको मिल जाए अगर तुम, तो ये पूरा डिस्क जो होगी वो πr² रेडियस की होगी, सॉरी πr² एरिया की होगी। तो ये r तुम्हें पता करना है, बस इसी से सारा खेल है। तो एक काम करो यार, ये एंगल अगर c है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये भी क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देखिए, एक फॉर्मूला आप चाहें तो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये h है, ये r है, तो ये वाली जो लेंथ होगी इसको आप कह सकते हैं r² + h², कह सकते हैं ना। अब आप देखिए, जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है 1/sin c = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं कि म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू 5/3 वहाँ दी हुई है। तो 1/sin c = 5/3। तो sin c को आप लिख सकते हैं 3/5, लिख सकते हैं ना। अब sin c है क्या यार? sin c अगर यहाँ से देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देखो, sin c = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin c की जगह मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर, ये r है, और ये हाइपोटेन्यूज होगा √r² + h², और ये वैल्यू 3/5 की है। sin c की जगह हमने ये वैल्यू। अब क्या करो यार, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आप पाएंगे ये हो जाएगा r², नीचे स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो r² + h² हो जाएगा, ठीक है, = ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसका रेसिप्रोकल लेके डिवाइड कर दो, r² कैंसिल कर दो, h²/r², वैसे कर सकते हो, जही तुम्हारी इच्छा। मैं काम करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ। ये हो जाएगा 25r² = 9r² + 9h²। 25r² काटो तो ये 16r² बचेगा, 25 - 9 = 9h²। बात समझ में आ रही है। तो r/r² की वैल्यू, r² यहाँ h² कर लो, तो ये 9/16 हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करो, दोनों तरफ रूट ले लो। दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये r/h की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी ना।
आर की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू एच। लेट मी सी द विजिबिलिटी। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाइट जो दी हुई है ये वाली वो 4 दी हुई है, तो ये हाइट ये 4 कट जाएगा, बचेगा आर, तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पाई इंटू आर स्क्वायर कर लोगे, यानी 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर कर लो, जो आंसर आएगा वही एरिया होगी उस डिस्क की। समझ में आई बात?